से आज जो आप लोगों का क्लास है, अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ वह क्लास के बारे में आप जानिए। ये आपका 11th का क्लास है, वह भी केमिस्ट्री का क्लास है। उसमें भी डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में आज हम स्टडी करेंगे और बताएंगे कि रियल में परमाणु सिद्धांत जो डाल्टन साहब का है वह कहाँ तक कितना सक्सेस हुआ। पिछले लाइव क्लास में आप लोगों ने देखा है कि डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है, डाल्टन साहब का जो परमाणु सिद्धांत है उसके बारे में आपने जाना है कि यह सिद्धांत डाल्टन साहब की परिकल्पना थी, लेकिन उन्होंने इस सिद्धांत को बहुत आगे तक बढ़ाया और बहुत आगे तक उसको ले जाने का उन्होंने कोशिश किया। अब डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का तो क्लास में आप पिछला लाइव क्लास में हो चुका है। अब मैं बताऊंगा कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की क्या विशेषता थी। मैं कोशिश करूंगा कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत संबंधित सारे कंसेप्ट आप लोगों को अपडेट हो जाए, जिससे ये होगा कि आपको डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में आगे पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी और सारे के सारे कंसेप्ट नेट एंड क्लीन होंगे। आइए चलते हैं। अब यहाँ आएगा क्वेश्चन बनाएगा कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत जो उनका था उसके गुण। अब एक टॉपिक आएगा कि परमाणु के डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत उनके क्या क्या खासियत थी, कौन सी विशेषता थी जो आपको जानना है। देखो यहाँ डाल्टन साहब का जो सिद्धांत था, मैं बता दूं कि ये बहुत पुराना सिद्धांत, लगभग आज से आप थोड़ा फीलिंग कर लो ना, 1808 इसमें डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आया। अब से 200 बरस से अधिक उस वक्त जो कंसेप्ट था वह डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को क्या किया था, वो जो उस समय का बहुत बड़ी सिद्धांत माना जाए। तो आप जरा सोचिएगा कि परिकल्पना थी, बहुत बड़ी परिकल्पना। आप जरा सोचिए उनके गुण के अंतर्गत कौन से गुण थे। पहला क्या था, उन्होंने प्रथम बार परमाणु के बारे में एक सिद्धांत दिया। प्रथम बार उन्होंने परमाणु के बारे में सिद्धांत दिया। प्रथम बार उन्होंने क्या किया, परमाणु के बारे में बड़ा सिद्धांत दिया। परमाणु के बारे में बड़ा सिद्धांत दिया। कल जो है, कल यह ध्यान देना होगा, उन्होंने बहुत बड़ा प्रथम बार परमाणु के बारे में उन्होंने बड़ा सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया आपको बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत था इनका। आज जो परमाणु इतना आगे बढ़ा है, किसी ने स्टार्ट किया, किसी ने, इसीलिए तो इनको फादर ऑफ एटम कहा गया। इसलिए बच्चे इनके लिए क्या कहा गया, इनको फादर ऑफ एटम कहा गया, क्योंकि उन्होंने परमाणु के बारे में बहुत बड़ा सिद्धांत दिया। बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत थी इनका। जरा फीलिंग करो। दूसरी चीज क्या थी कि इनके सिद्धांत के कारण आज परमाणु के क्षेत्रों में बहुत बड़ी प्रगति हुई। यानी वैज्ञानिकों ने नए नए खोज किया, याद समझना पड़ेगा। इन्हीं के सिद्धांतों के आधार पर वैज्ञानिकों ने क्या किया, वैज्ञानिकों ने परमाणु शक्ति की ओर बढ़ा। आज जो परमाणु शक्ति विकसित हुआ, आज जो परमाणु शक्ति विकसित हुआ, आज का परमाणु शक्ति जो विकसित हुआ है, आज का परमाणु शक्ति जो विकसित हुआ, उसमें इनकी बहुत बड़ा योगदान है। हुआ इनका बहुत बड़ा योगदान, माने इस सिद्धांत का बहुत बड़ा योगदान। इनका क्या, इसकी सिद्धांत का बहुत बड़ा योगदान था। इस सिद्धांत का बहुत बड़ा योगदान। इस सिद्धांत का जो था वह बहुत बड़ा क्या है बच्चे, योगदान है। हमारी बात समझ रहे होंगे। आज जो परमाणु शक्ति विकसित हुआ, इस सिद्धांत का एक बहुत बड़ा योगदान था उनके सिद्धांत का।
तो इसके बाद आया कि वैज्ञानिकों को भी परमाणु के बारे में खोजने में, आगे जाने में उत्साहित होना पड़ा, तो उत्साहित होने लगे। वैज्ञानिकों में भी उत्साह आया। वैज्ञानिकों ने इस पर अनेक अनुसंधान किया। वैज्ञानिकों ने क्या किया, इस पर अनेक अनुसंधान किया। वैज्ञानिकों ने इस पर क्या किया, अनेक अनुसंधान किया। अगला टॉपिक आया कि वह जो रासायनिक संयोग संबंधित जो नियम है उसका इनके नियम के द्वारा व्याख्या हुआ। रासायनिक संयोग के जो 4 नियम हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम और व्युत्क्रम वाला जो नियम है, देखो यहां रासायनिक संयोग के रासायनिक संयोजन केमिकल कॉम्बिनेशन के नियम की व्याख्या होना शुरू हुआ। केमिकल कॉम्बिनेशन के नियमों की व्याख्या, या कहिएगा तो उसकी सैद्धांतिक प्रूफ, उसकी सैद्धांतिक प्रमाण प्रस्तुत दिया, सैद्धांतिक प्रमाण दिया। अब मैं थोड़ा इसकी चर्चा करता हूं कि इन्होंने जो नियम दिया उसके सैद्धांतिक प्रूफ क्या था। उनका जो पहला नियम आप पढ़े होंगे, उसमें पढ़ा होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आपने पढ़ा, इसका कंसेप्ट था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। एक नियम आपने पढ़ा होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जरा फीलिंग कर लो, क्या मेरे बच्चे आप इस बात को समझ रहे हो? जो नियम आपके पास आ रहा है वह नियम ये आ रहा है कि यहाँ द्रव्यमान संरक्षण का नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बोलता है सो आपको पता है। ये बोल रहा है कि पदार्थ की न तो यानी द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या बोलता है कि अभिक्रिया से पहले जो वस्तु जितना द्रव्यमान था, अभिक्रिया के बाद भी उसमें उतना ही द्रव्यमान होगा। यही तो द्रव्यमान संरक्षण नियम है। कहने का सेंस हुआ कि इसमें किसी तरह की कमी नहीं हुई, अर्थात पदार्थ की अनश्वरता। इन्होंने बोला अर्थात पदार्थ की अनश्वरता का सिद्धांत। आपको पता है कि पदार्थ जो भी वो किससे बना हुआ है, परमाणु से बना हुआ है। अर्थात पदार्थ किससे बना हुआ है बच्चे मेरे? परमाणु से बना हुआ है। अर्थात परमाणु का अनश्वरता का सिद्धांत। हमारी बात समझिए, अर्थात परमाणु का किसका सिद्धांत? अनश्वरता का सिद्धांत। चलो, इन्होंने ही तो बोला था ना, अर्थात परमाणु का न निर्माण होता है और न विनाश। इससे इनका ये प्रूफ, न निर्माण होता है न विनाश होता है, ये होता है, यही सिद्धांत का ही रूप हुआ। हमारी बात समझ में आया? इन्होंने जो बोला, भाई ये क्या बोला कि ये जो इनका जो पदार्थ का जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, रियल में पदार्थ की अनश्वरता का सिद्धांत बताता है। यही बात उन्होंने भी बोला, परमाणु में भी यही बोला कि देखो दुनिया की सारी वस्तु परमाणु से बना हुआ है, तो स्वाभाविक है कि आपको ये जानना होगा कि वह क्या वहाँ पर है,
अनश्वरता का सिद्धांत है। अर्थात परमाणु अगर अनश्वर है तो उससे बनने वाले जो पदार्थ होंगे वे भी अनश्वर होंगे। तो इस सिद्धांत का उन्होंने क्या किया था, एक प्रूफ दिया। साथ साथ अब कहने का अर्थ है कि उन्होंने एक दूसरा नियम जो आया इनका, एक टॉपिकली बात नियम समझते चलिए, ये एक इनका जो प्रूफ किया। दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम का मतलब हुआ, जो आप पढ़े होंगे मोटी मोटी बातें आपको याद होगा, इसमें आपने बताया कि कोई भी पदार्थ अगर वह शुद्ध अवस्था में कोई रासायनिक पदार्थ है तो उसमें जिन जिन तत्वों से बना है उसके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर उसका अनुपात समान होगा। और जिन जिन चीज़ों से बना है परमाणु द्रव्यमान के आधार पर उसके अनुपात क्या होंगे, समान होंगे। अर्थात इसमें आप पढ़े होंगे, जैसे मैंने कहा H2O है तो H2O में H और O का जो अनुपात है वो फिक्स है 1:8। फिर इसी तरह से है CO2 लेते हैं आप तो C और O का जो अनुपात है आप निकालेंगे तो मिलेगा क्या, ये 4/12, ये 12 हुआ, ये 32 हुए। यानी अगर आपसे पूछे तो 4/12 और 8 ये अनुपात फिक्स्ड हैं। कहने का अर्थ क्या हुआ, यह बात क्या बता रहा है प्यारे बच्चों, ये क्या बता रहा है जरा सोच लो। ये बातें ये बता रहा है कि पदार्थ जो है कि अब ये बता रहा है कि किसी भी तत्व के सभी परमाणु, अच्छा देखिए पहले समझो, यानी कार्बन, जैसे आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ले लो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 है, वो हमेशा है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इन्होंने बोला था एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, एक तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं कि सभी परमाणु जो है कि सभी परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं, समान होते हैं। इनका सिद्धांत क्या था, ये इनका जो सिद्धांत था इसका वेरीफाई देखो। एक तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान, सुनिए यहां पर, सभी परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है बच्चे, समान। एक तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान, जो भी परमाणु है उसके तत्व के अंदर उसके समान होते हैं, तब ना ये स्थिर अनुपात हो रहा है। अगर द्रव्यमान चेंज हो जाता तो जल का और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात चेंज होता। यानी उनका कहना था कि एक तत्व का सभी परमाणुओं का जो द्रव्यमान है वह रियल में क्या है, एक तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान हमें ये बताना है कि वह कैसा होगा, वह द्रव्यमान जो है आपका वह क्या है, नियत है। अगला टॉपिक उन्होंने बताया कि गुणित अनुपात का नियम, इसका भी उन्होंने वेरीफाई कर दिया। जरा सोचिए गुणित अनुपात का नियम, उनका एक नियम था गुणित अनुपात का नियम। सुनिए अब ये नियम रियल में क्या हुआ, ये नियम रियल में क्या हुआ इसको समझिए। गुणित अनुपात का जो नियम है वह रियल में क्या किया, सुनिए। ये बताया कि अगर उन्होंने बोला कि अगर कोई, तो उन्होंने एक और नियम बोला जो शायद आप ध्यान में आ रहा होगा। उन्होंने बोला देखो कि अगर जो है एक ही तत्व, दो तत्व के परमाणु अगर भिन्न भिन्न अनुपातों में संयोग करता है तो भिन्न भिन्न यौगिकों का निर्माण करता है। हमारी बात सुनिए, उन्होंने बोला है कंसेप्ट क्या बोला कि अगर दो तत्व क्या करता है, भिन्न भिन्न अनुपातों में, अगर वह भिन्न परमाणुओं के भिन्न भिन्न अनुपातों में, परमाणु के आधार पर भिन्न भिन्न अनुपातों में अगर वह संयोग करता है तो उससे बनने वाले जो यौगिक होते हैं वह भी भिन्न भिन्न होते हैं। उन्होंने बोला कि उससे बनने वाले जो यौगिक होंगे वह भी क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। जैसे देखो यहाँ CO2, अब यही CO2 और एक मैं लिख देता हूँ CO। यहाँ इसके परमाणु क्या है, इसके एक परमाणु हैं, इसके दो परमाणु हैं, इसके एक परमाणु है, इसके एक परमाणु है। कहने का सेंस हुआ कि ये अगर इन्होंने परमाणु का अनुपात बदल दिया है तो यौगिक भी क्या हो गए हैं, बदल गए हैं। यानी परमाणु के अनुपात पर ही इस यौगिक का निर्धारण हो रहा है, क्योंकि ये गुणित अनुपात का नियम तो इसी का एग्जाम्पल आएगा ना। क्योंकि यहाँ पर
तत्व का जो है, अच्छा उन्होंने क्या बोला कि देखो ऐसा होगा कि वह जो उनके आधार पर जो था गुणित अनुपात नियम, उन्होंने, अच्छा ये समझे ये कौन किसका कंसेप्ट से था, ये डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से। ये डाल्टन के कौन सिद्धांत से आया बच्चे, परमाणु सिद्धांत से आया। ये डाल्टन साहब का कौन सिद्धांत आया बच्चे, परमाणु सिद्धांत के आधार पर इन्होंने ये सिद्धांत दिया। ध्यान देना होगा आपको, ये सिद्धांत इनका जो था वह डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के आधार पर था। हमारी बात समझिए, ये जो इनकी सिद्धांत थी वह रियल में क्या था, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के आधार पर था। अब मैं अगला टॉपिक जो पढ़ूं थोड़ा उस पर मैं चर्चा कर लेता हूं। तो इस तरह से उन्होंने जो भी नियम दिया, जो भी उससे पहले रासायनिक संयोजन का, कॉम्बिनेशन ऑफ केमिस्ट्री का जो नियम था उसका उन्होंने प्रूव कर दिया। उन्होंने क्या कर दिया प्यारे बच्चों, प्रूव कर दिया। सो समस्या यूं ही समाप्त होती चली गई। आइए, तो इनकी तो ये विशेषता हुई। और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियां, अब आइए समझाते हैं क्या है। ये भी एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सारे कंसेप्ट को मैं क्लीन कर देना चाहता हूं। अब आएगा डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियां। अब जरा हमारी बातें सुनिए, डाल्टन की परमाणु सिद्धांत की कौन कौन सी कमियां थी। आइए थोड़ा हम इसे समझने का कोशिश करें कि डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था रियल में कौन कौन सी इसके अंतर्गत कमियां थी। तो पहली जो कमियां थी कि इन्होंने परमाणु के द्रव्यमान की चर्चा किया था, परमाणु के आयतन के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया। ध्यान रखना पड़ेगा, इन्होंने आयतन का तो परमाणु के उनका जो कंसेप्ट था, उनका पूरा का पूरा फोकस परमाणु के द्रव्यमान पर था, आयतन पर फोकस नहीं था। पहली कमी देखो, इन्होंने क्या था, इन्होंने परमाणु द्रव्यमान को आधार माना। हमारी बात सुनिए, इन्होंने परमाणु द्रव्यमान को क्या माना, आधार माना। आयतन की व्याख्या नहीं कर पाए, ध्यान रखना है आपको, आयतन की व्याख्या नहीं, आयतन के आधार पर व्याख्या नहीं किए। आधार पर व्याख्या नहीं, इसी कारण से जो रासायनिक संयोजन में गैलू-शेक का नियम है उसकी व्याख्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत पर नहीं हो पाया, क्योंकि इसी कारण से ध्यान देना है, इसी कारण से डाल्टन के, इसी कारण से गैलू-शेक का, मैं लिख देता हूं, याद रखना, पढ़ा होगा तो सब, गैलू-शेक का गैसीय आयतन संबंधित नियम, गैसीय आयतन संबंधित नियम की व्याख्या नहीं। इसी कारण से उन्होंने बोला, क्या बोला, देखो इसकी व्याख्या नहीं कर पाए, किसके नियम को, गैलू-शेक का आयतन संबंधी जो नियम था इसकी व्याख्या उन्होंने नहीं कर पाए। ध्यान रखना है, ये मैंने घेर दिया आपको। अब अगला टॉपिक जो आ रहा है, थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे आगे। ओफो, गलती हो गई। हाँ आइए, थोड़ा ध्यान दो। हाँ, सब एक तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान समान था। आइए, हाँ, ओहो, ठीक है, आता हूँ मैं। ओ ठीक है, ओके, मैं गलती हो गई। हाँ, अगला जो टॉपिक आ रहा है इनका, आइए,
ये दूसरा जो कमी, अच्छा सुनिए, व्याख्या नहीं किए, पॉइंट नंबर 2 में आया, इन्होंने तो यौगिक परमाणु के बारे में बताया, इन्होंने तो यौगिक परमाणु के बारे में बताया, लेकिन अणु और परमाणु में, अणु और परमाणुओं में, अणु और क्या किया उन्होंने, परमाणुओं में फर्क नहीं कर पाए। फर्क मतलब अंतर, सॉरी फर्क वर्ड अच्छा नहीं होता है, में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाए। अंतर स्पष्ट नहीं किया। पॉइंट नंबर 3 में आया, थोड़ी थोड़ी बातें हम लोग और ही पढ़ते रहेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद उन्हें बोला क्या, देखो इन्होंने जो भी कुछ बोला, हाँ इन्होंने जो बोला कि देखिए यहां पर एक तत्व के परमाणु भार समान होते हैं। उन्होंने बोला एक तत्व के परमाणु भार समान होते हैं। ध्यान देना है, परमाणु भार क्या होते हैं, समान होते हैं। बिल्कुल, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, हमारा बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा इसमें, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, ध्यान दीजिए, भार या क्या आ जाएगा, ये द्रव्यमान क्या होते हैं बच्चे, समान, समान होते हैं एक तत्व के। लेकिन अगर आप पढ़े होंगे, लेकिन हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, ऐसे कई यौगिक तत्वों का है, लेकिन हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक जिसके द्रव्यमान अलग अलग हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक जिसे आप पढ़े होंगे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ऐसे नहीं पढ़े हैं तो अगला चैप्टर में आएगा। आप ऐसे पढ़ेंगे 1 देख लो, और फिर यहाँ ये तो परमाणु संख्या, ये जो द्रव्यमान का सीट है, ये देख रहे हो ना, ये द्रव्यमान का सीट है, ये क्या है, अलग अलग है। तो इन्होंने इसका द्रव्यमान क्या है भैया, इसका बाबू 1 mu, इसका हुआ 2 mu, इसका क्या हुआ 3 mu। हमारी बात तो आप समझ रहे होंगे ना यहाँ। तो ये बातें आप देखिए, यहाँ द्रव्यमान चेंज हो रहा है, जबकि हाइड्रोजन एक ही तत्व है, तत्व एक ही है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन समान, अर्थात ये कंसेप्ट भी इनको बाद में ये कंसेप्ट को अस्वीकार किया गया। फिर एक एक चीज मैं समझा रहा हूँ। वह बोलते हैं कि एक तत्व का, एक जो तत्व है उसके सभी परमाणु समान होने के कारण उसके गुण भी समान होते हैं, मगर ऐसा नहीं होता। उन्होंने बोला एक तत्व का एक तत्व के समान परमाणु के कारण उसके गुण भी समान होते हैं। उसके गुण भी क्या होते हैं बच्चे, गुण समान होते हैं। मगर मैं बताऊं, अगर कार्बन एक तत्व है, पहले समझिए, लेकिन यहां समस्या क्या हुई, कार्बन को ले लो, कार्बन तो एक तत्व है, बिल्कुल एक तत्व है सर। तो कार्बन जो एक तत्व है उसमें हुआ क्या, कार्बन एक तत्व है तो कार्बन के जो अपरूप हैं कौन है, जैसे हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल के, देखो यहां ये है कार्बन ही, कार्बन, कोई हीरा का भी तुमको अणुसूत्र संकेत पूछेगा तो सी बोलोगे, ग्रेफाइट का भी पूछेगा तो फिर सी बोलोगे, यानी है तो वही। लेकिन कार्बन के अपरूप हीरा, ग्रेफाइट और क्या बोला मैंने, चारकोल, ये 3 बात समझ लीजिए, के गुणों में विभिन्नता है। के गुणों में क्या है, विभिन्नता है, समझिए बात को। के गुणों में क्या है बच्चे, विभिन्नता है।
आइए, फिर चौथा पॉइंट जो हम लोग देखें, बहुत पॉइंट सब आ रहा है आपके लिए। ये क्या मैं पॉइंट गलत लिख रहा हूँ? आइए चेक कर लेता हूँ। 3, हाँ 1 2 3, चलो 1 2 हाँ 3, आइए 4, हाँ अब आइए समझते हैं। 3 हो गया। हाँ अब आइए चौथा पॉइंट जो उनका आया, वह बोले क्या सुनिए। वे बोले कि देखो, उन्होंने कहा कि देखो, उन्होंने कहा कि परमाणु का विभाजन नहीं होता। हमारी बात सुनिए, बात को आप, परमाणु का विभाजन नहीं, परमाणु का विभाजन नहीं, परमाणु का विभाजन नहीं। लेकिन हुआ ऐसा कि आप जानते हो ना, परमाणु का विभाजन हुआ, विभाजन नहीं। और जानते हो ना परमाणु, जानते हो तुम्हें बाद में जो वैज्ञानिकों ने आया उन्होंने लिखा विभाजन नहीं, लेकिन तुम्हें जानते हो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर क्या बना है बच्चे, पता है आपको? परमाणु। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर क्या बना है? परमाणु बना है। हमारी बात समझो। उसके बाद उन्होंने बोला क्या, देखो उन्होंने बोला कि परमाणु का, तत्व का, परमाणु का न तो निर्माण होता है और न विनाश होता है। देखिए यहां पर परमाणु का, एक दो बातें समझिए अब और कुछ चीजें समझाता हूं आपको। इन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि देखो, जो तत्व के जो परमाणु हैं उसका ना निर्माण होता है ना विनाश होता है। लेकिन विनाश होता है अगर आप नाइट्रोजन के नाभिकीय अभिक्रिया जब जाओगे तो नाइट्रोजन पर जब अल्फा कण से तुम बमबारी करोगे तो पता है वह नाइट्रोजन ऑक्सीजन में बदल जाएगा। हमारी बात समझ लो बात को। आपको इसकी क्लास में जो आगे पढ़ोगे तो उस वक्त आएगा कि क्या नाइट्रोजन, क्या ये नाइट्रोजन आपके ऑक्सीजन में, क्या ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन में बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है। अगर नाइट्रोजन पर अगर अल्फा कण से बमबारी करोगे तो वह क्या हो जाएगा? वह ऑक्सीजन में बदल सकता है। यानी नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा उन्होंने बताया कि एक तत्व को दूसरे तत्व में परिवर्तन हो सकता है। नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा एक तत्व दूसरे तत्व में परिवर्तित, दूसरे तत्व में परिवर्तित हो सकता है। हाँ, हो सकता, परिवर्तित होना संभव है। अब कैसे संभव है? अगर ये आपके पास कौन है? नाइट्रोजन है, और इस पर अगर आप अल्फा कण से बमबारी करें, किससे बमबारी करें? अल्फा कण। अल्फा कण के बारे में अभी नहीं जान रहे होंगे, पढ़ेंगे आप आगे। अल्फा कण से अगर आप बमबारी करते हैं तो पता है ये किस में बदल जाएगा? पता है, ध्यान दो, ये बदल जाएगा O2, O में, ऑक्सीजन में। O2 अभी छोड़ो, किस में बदलेगा बच्चे? ऑक्सीजन में। तो क्या इसके परमाणु तो विभाजित हुए ना? नाइट्रोजन के परमाणु तो टूटे ना, नाश हुआ ना, तब ना ऑक्सीजन बना। नाइट्रोजन के परमाणु का जो विनाश हुआ तब ना भाई ऑक्सीजन बना। क्या इतनी बातें तो आप समझ ही गए होंगे। चलिए, इसके बाद एक नई कंसेप्ट आया। इसके बाद जो कंसेप्ट आया, ध्यान दो यहाँ, अब यहाँ जो है, अब यहाँ सुनो कुछ चीजें। इसके बाद का जो कंसेप्ट आया उसमें हम बता रहे हैं आपको। उसके बाद जो कंसेप्ट आया, उसके बाद जो अभी दुनिया में जिस कंसेप्ट को चल रहा है वह रियल में कौन कंसेप्ट है? अभी जो इस दुनिया में चल रहा है वह है आधुनिक परमाणु सिद्धांत।
अभी जो दुनिया में फैली है उसमें आपको जो जानना है आधुनिक परमाणु सिद्धांत। ये आधुनिक परमाणु सिद्धांत, ये जो है ना, ये आधुनिक परमाणु सिद्धांत रियल में किया क्या? इन्होंने ये किया कि देखो, ये डाल्टन के परमाणु के सिद्धांत में जो कुछ कमियां थी उसको उन्होंने सुधारा, संशोधित किया। मैं बोला सुधारा क्या, संशोधित किया। फिर मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी दिया, आधुनिक परमाणु सिद्धांत। इसकी चर्चा मैं करता हूँ। ये किसमें हुआ पता है आपको? ये परमाणु सिद्धांत जो मॉडर्न परमाणु सिद्धांत है, नाम है आधुनिक, रियल में ये 20वीं शताब्दी में आई है। अर्थात ये अधिकांशतः जो सिद्धांत आया है ये आपको, ये आप समझिए ऐसे ना कि अगर आपकी बात समझेंगे तो 1900 से लेकर 2000 ईस्वी के बीच, यानी 20वीं शताब्दी की जब चर्चा होगी तो आप ऐसे समझना कि ये जो है ना, ये ऐसे कर दो 1900 से सब। अब आपको जरा ध्यान देना है, हाँ, कि बीच की बात है। ओके सर जी, ये जो बीच की बात है, ये जो है कि बीच की बात है, या 1900 से लेकर 2000 के बीच का जो है ना आधुनिक परमाणु सिद्धांत का उन्होंने क्या दिया, कंसेप्ट दिया। कौन सिद्धांत का कंसेप्ट दिया? आधुनिक परमाणु सिद्धांत का उन्होंने क्या दिया, कंसेप्ट दिया। कौन दिया? अब ये जो आधुनिक सिद्धांत है इसमें कौन कौन वैज्ञानिक ने में आपको जे टॉमसन, आप नाम सुने होंगे, इन्होंने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था। जे टॉमसन, रदरफोर्ड, बहुत बड़े अमीर और वैज्ञानिक, नील बोर, रदरफोर्ड, नील बोर जैसे महान वैज्ञानिकों ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में संशोधन करके आधुनिक परमाणु सिद्धांत दिया। याद करना पड़ेगा। आधुनिक परमाणु सिद्धांत दिया। जरा हमारी बात ही आप समझा करो, एक एक बात को साइंस में जब तक तू नहीं समझोगे तुम्हें नहीं आएगा। इन्होंने आधुनिक परमाणु का सिद्धांत दिया, लॉजिक समझो। इन्होंने परमाणु सिद्धांत में संशोधन करके आधुनिक परमाणु का इन्होंने क्या दिया, सिद्धांत दिया। अब इनका सिद्धांत, रियल में जो इनका सिद्धांत था, थोड़ा मैं इस सिद्धांत की चर्चा कर लूं। यह जो है, ये जो सिद्धांत था, माने उसमें उन्होंने क्या किया, इन्होंने अब यहाँ जो है कुछ चीज़ें को बताया। और बताया क्या, इन्होंने पहला बोला कि देखो, इनका पहला सिद्धांत था कि परमाणु अविनाशी नहीं है, अविनाशी नहीं है, यानी अविनाशी नहीं है। याद रखना होगा, यानी परमाणु अविनाशी नहीं है, यानी अर्थात परमाणु का नाश होता है। और परमाणु का जब नाश होगा तो ये नाश होगा तो क्या होगा, अल्फा, बीटा और गामा जैसे किरणों का उदय होगा। यह ध्यान देना पड़ेगा। अब यहाँ जो है कहने का अर्थ है कि परमाणु के अंदर, उन्हें बोला देखो परमाणु के अंदर तो नाभिक है, और जब नाभिक के अंतर्गत, जब नाभिक जो डिस्टर्ब्ड होगा तो अल्फा बीटा जैसे परमाणु के अंदर
क्या है? नाभिक है। क्या है हुआ? नाभिक है। और परमाणु के अंदर जब नाभिक है वो जब विघटित होगा, ध्यान देना पड़ेगा, आप जानते हैं और यहाँ जानते हैं, और ये जो नाभिक है वह क्या होगा? जब नाभिक विघटित होगा तो जानते हो किसी परमाणु के नाभिक जब टूटेगा तो अल्फा बीटा, और नाभिक को विघटित होने पर आप जान रहे हो कौन कौन से किरणें निकलेगी? अल्फा, बीटा और गामा जैसी किरणें निकलेगी। ये कैसे निकलेगी? द्रव्यमान के विनाश होने पर। ये बातें उन्होंने बताया और ये ही जाकर सिद्धांत क्लियर आगे हुआ। तो पहला उनका जो सिद्धांत था, मैं थोड़ा इसको कलर चेंज कर देता हूँ, आप लोग इसको जानिए यहाँ से नई चीज। अब इन्होंने दूसरी बात जो बोला, आइए दूसरी चीज बोला उन्होंने, एक नंबर दिया, वह बोला कि ये उसके बाद समझिए, उन्होंने कहा देखो कि परमाणु का जो मैं पहले बोल चुका हूं कि परमाणु का विभाजन होता है, यानी अर्थात इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ध्यान देना है आपको, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? परमाणु बनाते हैं। अर्थात इनका विभाजन हुआ तब ना बनाते हैं। और भी चीज है, बहुत सारे रिसर्च चल रहा है मेरे बच्चों। इसके बाद उन्होंने बोला कि देखो, उन्होंने ही समस्थानिक और संभारिक जैसे शब्दों की कल्पना की, बताया समस्थानिक संभारिक के बारे में। समस्थानिक, अब समस्थानिक और संभारिक क्या है ये आप पढ़ेंगे, लेकिन मोटी बात मैं बता दूं कि जिस तत्व का ये परमाणु संख्या समान होते हैं, एक ही तत्व का जिनके परमाणु संख्या समान होते हैं और द्रव्यमान संख्या भिन्न होते हैं, वह समस्थानिक होता है। संभारिक मतलब भार समान होगा, अर्थात परमाणु द्रव्यमान तो समान होंगे लेकिन परमाणु संख्या भिन्न होंगे, लेकिन इसमें एक तत्व नहीं होते, अलग अलग तत्व होते हैं। इसकी चर्चा मैं आने वाला समय में करूंगा। इन्होंने समस्थानिक संभारिक जैसे शब्दों के आधार पर इसे उन्होंने क्या किया? समझाने का कोशिश किया। क्या इतनी बातें हमारे बच्चे को समझ में आ रही है? क्या इतनी बातें हमारे बच्चे को समझ में आ रही है? ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आ रहा है, ये देखो नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है। अच्छा सुनो, उन्होंने बोला, क्या बोला सुनिए, उन्होंने बोला कि देखो कि सभी तत्व इस सरल अनुपात में होते हैं, ऐसी बात नहीं होती है। यानी कहने का जो यौगिक बन रहा है उसके परमाणु का अनुपात सरल होगा, ऐसी बात नहीं थी। बने यौगिकों का अनुपात सरल नहीं, बने यौगिकों का जो अनुपात था वह क्या था? सरल नहीं है। कहने का सेंस है कि जैसे आप उन्होंने लिखा C12 H22 O11, क्या अनुपात आ रहा है? 12:22:11। तो इस बड़े यौगिक का अनुपात सरल नहीं होता। देखो ना, अनुपात थोड़ा चेंज हो रहा है ना। तो इस तरह से डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत आया, इन सारी बातों को उन्होंने अच्छे ढंग से लोगों को समझाया। सो मैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में आपको बताया। ये डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का ये दूसरा वीडियो अपलोडेड है। सो आप समझ गए होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आइए आगे जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ बढ़ रहे हैं। थैंक यू। हम थोड़ा इसको थोड़ा सेव कर लेते हैं। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू सभी स्टूडेंट्स को। गुड नाइट ऑल स्टूडेंट्स, गुड नाइट। थैंक यू स्टूडेंट।